नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार 90% से ज्यादा मतदान। एग्जिट पोल में बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत। असम और पुडुचेरी में भी एनडीए को बढ़त। केरल में यूडीएफ तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वैश्विक स्तर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्यों पर अहम चर्चा संभव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू में दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को हरी झंडी। यूएसबीआरएल कॉरिडोर पर स्थित अंजी और चेनाब पुलों का भी करेंगे निरीक्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र आज। महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरने की तैयारी। निंदा प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में राहत की संभावना। मौसम विभाग का हिमालय के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अनुमान। और अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन संभावित संघर्ष विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने बताया बातचीत को सफल। चलिए इन सभी खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही कल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। इसके साथ ही तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी में अब वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92.47% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़पों की खबरें भी आई। हालांकि ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य में आजादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम चुनावी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर से बढ़त मिलती दिख रही है। दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु की बात की जाए तो केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। जानकारी के अनुसार ट्रेन को अब कटरा के आगे जम्मू तवी तक विस्तारित किया गया है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे अब इसमें ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। 6 जून 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, तब रेल में 8 डिब्बे थे। तब से ये रेल लगातार पूरी क्षमता के साथ चल रही है और यात्रियों की ओर से इसे जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का निर्णय इसी मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिससे ट्रेन में बैठने की क्षमता एक बार में दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी और विशेष रूप से तीर्थयात्रा और पर्यटन के व्यस्त मौसम के दौरान आरक्षण और प्रतीक्षा सूची पर दबाव कम हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बने चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। और वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा मुहैया करा रही है। भारतीय रेलवे की ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों की भी तेजी से भरोसा जीत रही है और मौजूदा आंकड़े इस दावे की गवाही दे रहे हैं। दरअसल अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो इसकी रफ्तार
फरवरी 2019 में इसने रफ्तार पकड़ी और मौजूदा समय में 162 वंदे भारत एक्सप्रेस देश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 90 सेवाएं 8 कोच वाली हैं, जबकि 38 सेवाएं 20 कोचेज़ वाली हैं। ये दो तरह की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस वक्त देश में चल रही हैं, 8 कोच वाली और 20 कोच वाली। 38 सेवाएं 20 कोच वाली और 34 सेवाएं जो हैं वो 16 कोच वाली हैं, जो कि वंदे भारत के तहत चलाई जा रही हैं। ये जनवरी 2026 में वंदे भारत की जो शयनयान सेवा है उसकी भी शुरुआत की गई है, यानी जो स्लीपर की फैसिलिटी है उसके साथ में वंदे भारत की शुरुआत की गई है। और वंदे भारत ने पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। और वंदे भारत आज के वक्त में यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है, इसलिए क्योंकि यात्रियों को वंदे भारत बेहद पसंद है और आंकड़े इसके गवाही दे रहे हैं। 2024-25 में अगर हम देखें तो करीब करीब 3 करोड़ यात्रियों ने इस पर सफ़र किया, 2.97 करोड़ यात्रियों ने सफ़र किया। 2025-26 में आंकड़ा और बढ़ गया, करीब 4 करोड़ पर पहुंचाई, 3.98 स्पेसिफिक हो जाए तो यात्रियों की संख्या में करीब 34% की वृद्धि हुई है। 2019 से अगर आप देखें तो अब तक 9.1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों ने वंदे भारत में सफ़र कर लिया है। नई दिल्ली वाराणसी का जो मार्ग है वो सबसे व्यस्त रूट है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर यात्री बढ़े हैं। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम मार्ग पर भी यात्री भार बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि ये मेक इन इंडिया का एक मजबूत उदाहरण है। और आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर आज की है कि भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों रक्षा मंत्री भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बदलती वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जहां वो देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही गुइडो क्रोसेटो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अक्टूबर 2023 में रोम की यात्रा के बाद भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को गति मिली है। वहीं इटली के रक्षा मंत्री की ये भारत की पहली यात्रा है। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाते हैं और इससे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में रक्षा औद्योगिक सहयोग को गति मिल रही है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं भारत और इटली के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय वार्ता पर क्या कुछ बड़ी बातें हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण है, आपको बताते हैं। भारत इटली द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2023 में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो वार्ता शुरू हुई थी उसमें केवल स्टार्टअप और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर बल दिया गया था, लेकिन अब इसका विस्तार होने जा रहा है। राजनाथ सिंह आज अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये वार्ता की जा रही है और अब दोनों ही देश ऐसा माना जा रहा है कि को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ बढ़ेंगे। वैश्विक सुरक्षा संबंधी तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा होनी है। यूरोप और एशिया को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, ऐसे में दोनों महाशक्तियों का रक्षा सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा संबंधों से नई रफ्तार मिलेगी दोनों देशों के संबंधों को। रक्षा भागीदारी पर एमओयू पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। मैंने आपको बताया कि जनवरी 2026 में यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि इटली भारत का गेटवे हो सकता है रक्षा उपकरणों के लिए। इटली के अपने समकक्ष के साथ आज रक्षा मंत्री मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो इटली की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो भारत यानी मेक इन इंडिया का जो पूरा सपना है, पूरी अवधारणा है, उसके साथ मिलकर के जो 2 डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है उसमें कैसे इटली की कंपनियां अपनी भागीदारी दे सकती हैं, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उस पर भी निगाह रहेगी। एक नज़र डालते हैं दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उस पर। भारत इटली द्विपक्षीय संबंध है। भारत और इटली दोनों ही बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इटली में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। भारत और इटली के बीच बहुत ही गहरे संबंध हैं और ये संबंध बहुत पुराने 13वीं शताब्दी में जाते हैं, जब मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी। उसके बाद देखें तो 1926 में रविन्द्रनाथ टैगोर इटली गए, 1931 में महात्मा गांधी रोम गए,
1947 से ही राजनयिक संबंध भारत और इटली के बीच संबंध स्थापित हैं। 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव राजनीतिक संबंधों का, जब 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, और 2023 में ही रक्षा मंत्री ने इटली का दौरा किया था, जब द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद 2024 में 10वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई थी और इटली के रक्षा राज्य मंत्री ने भारत का दौरा किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना भारत और इटली के संबंधों को। और कई बार आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपनी जो विदेश यात्राएं हैं उसके दौरान जो अपने समकक्ष हैं इटली के, उनके साथ मुलाकात का जो कार्यक्रम रहता है उसमें लगातार वो जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत करने पर चर्चा करते रहे हैं। और रक्षा मंत्री ने आपको बताया कि 2023 में जो दौरा किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स के साथ ये जो शुरुआत हुई थी अब और भी गहरी होती जा रही है, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और 2024 में संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई थी और आज द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की यात्रा संभावित है, जिसमें और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो G20 की अध्यक्षता के दौरान जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाया जाना है उसमें भी इटली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एक सशक्त भागीदार के तौर पर इटली अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। पूरे यूरोपीय संघ की बात करें तो इटली को शायद भारत एक गेटवे के रूप में देखता है अपने रक्षा उपकरणों के लिए। इसीलिए भारत की कोशिश है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए और इटली के साथ ये जो वार्ता है वो आज होनी है अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस दौरान ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया और आई कोट, मैं 2 दिवसीय यात्रा के लिए लद्दाख रवाना होऊंगा। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल हो रहा हूँ। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। भगवान बुद्ध के कई अवशेष लेह और लद्दाख पहुंच चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका अवलोकन किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। और लद्दाख में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत उस वक्त हुई जब भगवान बुद्ध के पवित्र 15वां अवशेष लेह पहुंचे। इन अवशेषों का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र 15वां अवशेष आज लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात। और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे।
15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेह इन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज। अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के हालात पर चर्चा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का फोन आया। हमने मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हम एक दूसरे के साथ नज़दीक से संपर्क में रहने पर सहमत हुए। ये बातचीत अरागची की मॉस्को यात्रा के 2 दिन बाद हुई है, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ विस्तार से बातचीत की थी। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि दोनों पक्षों ने युद्ध विराम, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बाद भारत और कतर के बीच हवाई कनेक्टिविटी फिर से पटरी पर लौट रही है। 1 मई से भारतीय एयरलाइंस ने फिर से दोहा के लिए अपनी सभी उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत के विभिन्न गंतव्यों के बीच अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहे हैं। उड़ानों का संचालन संबंधित अधिकारियों और एयरलाइन साझेदारों के साथ समन्वय में किया जा रहा है। दोहा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल ट्रांजिट हब भी है। यहाँ से यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कई शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स आसानी से मिलती हैं। ऐसे में युद्ध की वजह से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर जा रहे एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताया जा रहा है। इंदौर के डिविजनल कमिश्नर सुदाम खाड़े ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन में 46 लोग सवार थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर काम खत्म करके अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों और शवों को धार जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंच करके राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट पर दुख जताते हुए कहा गया, हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश के धार में हुई एक दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं बेंगलुरु में लगातार जारी बारिश के बीच बुधवार को अस्पताल की दीवार ढह गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आनंद फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके 7 लोगों को बचाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की चपेट में आने वाले लोग सड़क किनारे मौजूद वेंडर्स और राहगीर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वालों में कर्नाटक के 3 जबकि केरल के 2 शख्स हैं। उत्तर प्रदेश और असम के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं घायलों में से 5 केरल के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुए इस हादसे पर भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट पर दुख जताते हुए लिखा गया, हाईकोर्ट, कर्नाटक के बेंगलुरु में दीवार गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र ही स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अभी खबरें और भी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MBH, MBH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्र सरकार के इस बिल पर विपक्ष द्वारा साथ न देने को आधार बनाते हुए विपक्ष को घेरने के उद्देश्य से चर्चा होगी। सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। अभी ये सत्र एक दिन का प्रस्तावित है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूइयां शर्मा के खिलाफ कई देशों के पासपोर्ट रखने और विदेश में बेनामी संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद रिनिकी भूइयां की शिकायत के बाद पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अतुल S चंदूरकर की बेंच आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि असम क्राइम ब्रांच ने खेड़ा और अन्य के खिलाफ मानहानि, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। तेलंगाना सरकार ने औपचारिक रूप से लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड से 1461 करोड़ रुपए में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रथम चरण का अधिग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार ने लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और L&T मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। इस समझौते के तहत राज्य सरकार LTMRHL के 100% इक्विटी शेयर 1461.47 करोड़ रुपए में खरीद लिया। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ही हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रथम चरण को हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के जरिए अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया था। इस समझौते पर मुख्य सचिव और HMRL के चेयरमैन के रामकृष्ण राव, विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन, HMRL के प्रबंध निदेशक सरफराज अहमद और L&T और LTMRHL के वरिष्ठ प्रबंधन की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। L&T मेट्रो लिमिटेड नवंबर 2017 से ही हैदराबाद मेट्रो रेल प्रथम चरण का संचालन कर रही है। इस चरण में 3 कॉरिडोर शामिल हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ लंबाई 69 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर 28 अप्रैल को शाम 7 बजे तक केवल 10 दिनों के अंदर कुल 4,08,401 तीर्थयात्रियों ने 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए यात्रा मार्गों के साथ साथ प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पीने के पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्थित किया गया। बद्रीनाथ कपाट खुलने के 6 दिनों के भीतर ही 84,942 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ में 7 दिनों के भीतर 2,07,452 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की। इस बीच यमुनोत्री धाम में 10 दिनों में 57,794 तीर्थयात्री पहुंचे और इसी अवधि में गंगोत्री धाम में 57,863 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को करीब 90 मिनटों तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रमुख रूप से यूक्रेन युद्ध और ईरान मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया है, जिस पर पुतिन सकारात्मक दिखे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से लंबी और बहुत अच्छी बातचीत की।
हमने मुख्य रूप से यूक्रेन के बारे में चर्चा की, साथ ही ईरान पर भी बात हुई। मैंने उन्हें अस्थायी सीज़फायर सुझाया और मुझे लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने 9 मई को रूस के विजय दिवस समारोह के मौके पर यूक्रेन में अस्थायी सीज़फायर घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल भी पुतिन ने इसी मौके पर 3 दिन का युद्ध विराम घोषित किया था। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ट्रंप का दावा है कि बातचीत में पुतिन ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम को लेकर अमेरिका की मदद करने की पेशकश की है। तो फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।